अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन रज़ा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। 3 दायरे, इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो 3 दायरों में मुनक़सिम होती है। या आप कह सकते हैं उसकी ज़िंदगी जो है वो 3 हिस्से जो हैं उसके, जहाँ वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। एक उसकी इकोनॉमिक लाइफ़ होती है, एक उसकी पॉलिटिकल लाइफ़ होती है और एक उसकी रिलीजियस लाइफ़ होती है। अब ये भी कहा जा सकता है कि बहुत से लोग हैं जो रिलीजन पे बिलीव नहीं करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मज़हब के ना मानने वालों का भी एक मज़हब होता है। अब इन तीनों जो हिस्से हैं इंसानी ज़िंदगी के उसको मुख्तलिफ़ आइडियोलॉजीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ तरीकों से डिफ़ाइन करती हैं। मुख्तलिफ़ फ़िलॉसफ़र्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीकों से इसे अपनी-अपनी आइडियोलॉजीज़ के मुताबिक डिफ़ाइन करती हैं कि वो कैसे होने चाहिए और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। अब जो आइडियोलॉजी होती है किसी भी फ़िलॉसफ़र की, वो जो डेवलप करती हैं उसके इर्द-गिर्द का जो माहौल होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा असर-अंदाज़ होता है। मिसाल के तौर पर थॉमस हॉब्स का नाम आता है। अब वो बहुत प्रोमिनेंट एक रियलिस्ट फिलोसोफर माने जाते हैं। अब जब वो पैदा हुए तो उनके इर्द-गिर्द सिविल वॉर का माहौल था, एग्रेशन का यूज़, पावर का यूज़। तो आप कह सकते हैं उनकी राइटिंग्स में भी आप जो है रियलिस्ट थिंकर के तौर पर आप पावर के यूज़ की बात देखते हैं उसमें ज़्यादा। अब वो खुद अपनी राइटिंग्स में वो कहते हैं कि व्हेन आई वाज़ बोर्न माय मदर गेव बर्थ टू मायसेल्फ एंड द फियर, कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने 2 चीज़ों को जन्म दिया था, एक मुझे और एक डर को। तो इसीलिए आप कह सकते हैं ये चीज़ें उन पर बहुत ज़्यादा असर-अंदाज़ हुईं, जो उनकी राइटिंग्स में भी नज़र आता है। अब दूसरी तरफ से एक प्रोमिनेंट फिलॉसफर जो लिबरलिज़्म में जाना जाता है, जिन्हें फादर ऑफ लिबरलिज़्म भी कहते हैं, जॉन लॉक का नाम आता है। जब जॉन लॉक की पैदाइश हुई तो उनके इर्द-गिर्द का जो माहौल था काफ़ी कदरे बेहतर था और ग्लोरियस रेवोल्यूशन का दौर था वो। तो वही हालात उनके दिमाग पर असर-अंदाज़ हुए, तो वो लिबरलिस्ट अप्रोच को अपनाते हैं, लिबरलिज़्म के बारे में बात करते हैं वो। तो ये कहा जा सकता है कि जो भी इंसान के इर्द-गिर्द चीज़ें होती हैं, वो उसकी शख्सियत पर बहुत हद तक असर-अंदाज़ होती हैं। अब देखा ये जाता है कि वो कितना अब्ज़ॉर्ब करता है, किस हद तक अब्ज़ॉर्ब करता है चीज़ों को अपने अंदर। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि 3 हिस्से या 3 हिस्सों में डिवाइड होती है इंसान की ज़िंदगी। अब इन तीनों हिस्सों के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये इस तरह से नहीं थी। अगर यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये चीज़ें ऐसी नहीं थी। 3 पर्सनैलिटीज़ जो हमारा टाइटल भी है कि 3 रेवोल्यूशंस एंड 3 रेवोल्यूशनिस्ट्स, ये 3 इनकलाबी जो इनकलाब लेके आए इन फ़ील्ड्स में, अब उसको देखते हैं। अब इनकलाब के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो माइंडसेट को चेंज किया जाता है। माइंड रेवोल्यूशन लेके आया जाता है, उसके बाद फिर ग्राउंड पे रेवोल्यूशन आएगा, तभी ये देर पा हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। तो तीनों फ़ील्ड्स में अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम पॉलिटिकल फ़ील्ड को देखते हैं, पॉलिटिकल लाइफ़ को देखते हैं, इसमें कौन रेवोल्यूशन लेके आया, इसमें जो प्रोमिनेंट नाम हमें नज़र आता है वो जॉन लॉक का नाम नज़र आता है। अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ़ जो है, उसमें रेवोल्यूशन कौन लेके आया, उसका रेवोल्यूशनिस्ट कौन है, तो हम एडम स्मिथ का नाम उसमें देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि रिलीजन में, अगर यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, क्रिश्चियनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो इनमें रेवोल्यूशन कौन लेके आया है, तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम जो आता है वो मार्टिन लूथर का आता है। अगर हम इन तीनों फ़ील्ड्स की बात करते हैं तो इनमें जो रेवोल्यूशंस आती हैं या जितनी भी रेवोल्यूशंस आती हैं, पीरियड ऑफ रेनेसां आता है, एरा ऑफ एनलाइटनमेंट आता है, ये जितनी भी रेवोल्यूशंस आप देखेंगे वो, या रिफॉर्मेशंस देखेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप देख लें या जितनी भी दूसरी रेवोल्यूशंस हैं वो आपको 16वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान होती हुई नज़र आएँगी। इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में, कि जब पूरे चर्चेस का रोल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा होता था। रोमन कैथोलिक चर्चेस जो थी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल समझी जाती थी। बादशाहों को बनाना, गिराना, ये सब उनके पास पावर्स होती थी। वो इतनी हद तक सिस्टम में पेनिट्रेट कर चुकी थी, जो चर्च थे रोमन कैथोलिक के। और वो उन्हें इस्तेमाल करते थे, वहाँ के जो पादरी कह लें या जो उनके हेड होते थे, वो कहते थे कि ये हमें डिवाइन राइट्स हैं हमारे पास, खुदा की तरफ से दिए गए हैं, हम लोगों के गुनाहों को भी बख्श सकते हैं। एक बहुत है कि वहाँ पे लोग जाते थे अपने, अब वो कन्फेशंस करते थे, अगर कोई उन्होंने गुनाह किया उसके बदले में उन्हें इंडल्जेंस दी जाती थी। एक काइंड ऑफ लेटर कि आपके गुनाह जो हैं वो अ, आपकी सज़ा जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, चर्च बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा था इस तरह से। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी पॉलिटिक्स में और हो चुकी थी। जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म की बात करते हैं तो अक्सर इसमें इस्लाम के नाम को जोड़ा जाता है।
हालाँकि इससे बहुत पहले रोमन कैथोलिक चर्च जब पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, ये चीज़ें तब से शुरू हो गई थी। ये एक्चुअली जो ओरिजिनेट हुई थी चीज़ें, ये चर्च पॉलिटिक्स से हुआ था तब, लेकिन इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है। उसी दौर में फिर एक ग्रुप जो वहाँ पे उठा, उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो सियासत में, पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए चर्च की। चर्च को पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए, जो इतना पेनिट्रेट कर चुका है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो प्रोटेस्ट किया उन्होंने, और वो जो प्रोटेस्ट किया, वहीं से फिर ये फ़िरका जो है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में वो सामने आया। और उस दौर में जो इसको लीड कर रहे थे, उनका नाम था मार्टिन लूथर, जिन्होंने सबसे पहले स्टेप लिया कि पॉलिटिक्स में चर्च का रोल जो है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसे 95 थीसिस कहा जाता है। उन्होंने उसे चर्च के दरवाजे पर भी चस्पा किया। वो कुछ सवालात थे चर्च से कि इनके मुझे जवाबात दिए जाएँ। और फिर वो चीज़ें फैलती जो उनकी राइटिंग्स थी, जो उनके ख़यालात थे, वो फैलते-फैलते पूरी जगहों पे फैले, और बहुत सारे प्रोटेस्टेंट जो है उनको तक़वियत मिली। कुछ बादशाह जो थे वो भी उनके साथ मिले। मार्टिन लूथर से पहले भी कुछ लोग उठे थे जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ़ मुज़ाहमत की थी, लेकिन वो उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जब मार्टिन लूथर ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ़, तो ये वही दौर है जब प्रिंटिंग प्रेस भी ईजाद हुई। तो वहाँ से कम्युनिकेशन जो थी वो बड़ी ही, वहाँ से लोगों में अवेयरनेस पैदा होनी शुरू हुई। वहाँ से छप-छप के चीज़ें जो है वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में गईं। लोग उनके साथ मिलते चले गए। तो एक प्रिंटिंग प्रेस का इजाद होना भी उनका एक, उस दौर में एक पॉज़िटिव पॉइंट उनके लिए साबित हुआ। उनकी बात जो है वो दूर तक गई। हाँ, ये अलग बात है कि इस्लाम में उस दौर में प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दिया गया। बहुत सौ साल बाद जब प्रिंटिंग प्रेस को मुसलमानों की तरफ से यूज़ करना शुरू किया गया, तब ऑलरेडी जो वेस्ट है, जो यूरोप है, बहुत आगे जा चुका था। तो पाक मुसलमानों के पीछे रहने की एक वजह ये भी कही जाती है कि उन्होंने प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी थी ना, उसका यूज़ नहीं किया, बल्कि उसको हराम करार दे दिया गया कुछ चीज़ों को, और वो प्रॉपर्ली उससे फ़ायदा नहीं उठा सके। ये एक अलग डिबेट है, इसको हम अलहदा से डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद यही सिलसिला चलता है, फिर 30 ईयर ऑफ वॉर होती है। फिर 30 ईयर ऑफ वॉर के बाद फिर चल के आगे एक एग्रीमेंट होता है, नेशन स्टेट, इंटरनेशनल लॉ, सोवरेनिटी, स्टेट सोवरेनिटी, ये कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, और वहाँ पर चर्च की जो मोनोपोली है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है उसमें। और अगर हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बात करते हैं इस रिफॉर्मेशन के पीरियड से पहले या एरा ऑफ एनलाइटनमेंट के पीरियड से पहले, तो स्टेट में या पॉलिटिक्स में एब्सोल्यूटिज्म था, और इकोनॉमी में या मार्केट जिसे आप कह सकते हैं, उसमें मर्केंटलिज्म था। यानी कि चंद पावर्स थी जिनके पास ये पूरा सिस्टम कंट्रोल करने की अथॉरिटी थी। चंद ही लोग थे जो पूरे सिस्टम को, जिन्होंने हाईजैक किया हुआ था, जो एलीट क्लास थी वहाँ की। अब आम आदमी को पॉलिटिक्स में या मार्केट में इन्वॉल्वमेंट की इजाज़त उस दौर में नहीं थी। तो अगर हम उस हवाले से पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि स्टेट रिफॉर्म्स कौन लेके आया, स्टेट रिफॉर्म्स के बारे में जिन्होंने आइडियाज़ को प्रमोट किया, लिबरलिज्म को प्रमोट किया, जिन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहते हैं, जॉन लॉक का नाम आता है। उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया कि एब्सोल्यूटिज्म जो है वो स्टेट में नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म्स आनी चाहिए। वो रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। वो लिमिटेड टाइम के लिए गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्योंकि वो टोटली मोनार्की के खिलाफ थे, जिस तरह से बात थॉमस हॉब्स इससे पहले कर चुके थे। अब वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यानी कि जिसमें दोनों पार्टीज़ की कंसेंट शामिल हो, इंडिविजुअल्स की भी और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है उनकी भी। यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने राइट को सरेंडर करेंगे, उसके बदले में वो आप, जो गवर्नमेंट है वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। जहाँ वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहाँ पे वो रिपब्लिकनिज़्म की बात करते हैं, तो वो साथ ही एक थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट करने का हक इंडिविजुअल्स के पास होना चाहिए, उनकी पसंद के मुताबिक जो है गवर्नमेंट बननी चाहिए, लोग हुकूमत कर सकें जो आप पे। लेकिन उसके साथ ही वो जो हम बात कर रहे हैं कि थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन भी देते हैं, यानी कि अवाम के पास ये भी हक होना चाहिए कि अगर वो एक टाइम पे आके, एक पॉइंट पे आके उनको लगता है कि वो जो गवर्नमेंट है वो आपको डिलीवर नहीं कर पा रही है, वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, अगर वो अवाम उस गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये हक भी अवाम के पास होना चाहिए, जिसे वो एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में। यानी कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक में वे में आपको वो गवर्नमेंट ख़त्म करने का हक होना चाहिए अवाम के पास। वो किस सूरत में हो सकता है? वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में हो सकता है,
वो न्यू इलेक्शंस की सूरत में हो सकता है। यानी कि ये राइट भी जॉन लॉक के मुताबिक जो है वो इंडिविजुअल्स के पास, अवाम के पास होना चाहिए। ये पूरी वो रेफॉर्मेशंस थी जो जॉन लॉक लेके आना चाहते थे, या जो उन्होंने सजेस्ट की हैं एक वेलफेयर स्टेट के लिए। और जो 3 बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं किसी भी इंसान के लिए एक स्टेट में, सबसे पहले उन्होंने इस बारे में बात की कि हर इंसान के पास राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब जो तीसरी फील्ड है, या तीसरा जो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, तो उसमें जो रिफॉर्म्स लेके आए, उनमें सबसे अहम नाम जो आता है वो एडम स्मिथ का आता है। क्योंकि उससे पहले जो मार्केट थी, जैसा हमने बात की कि उसमें मर्केंटलिज्म था, चंद लोग जो लेट क्लास थी वो पूरी मार्केट को कब्जा किए हुए थे, उनकी मोनोपोली थी पूरी मार्केट पे। आम बंदे को वहाँ पर पार्टिसिपेट करने की, इन्वॉल्वमेंट की जो इजाज़त नहीं थी मार्केट में। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आम लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ पे होनी चाहिए, और जो मार्केट है वो सेल्फ रेगुलेटरी होनी चाहिए। यानी कि उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और वो खुद से रेगुलेट करनी चाहिए मार्केट को, इन्वॉल्वमेंट के, किसी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर बिल्कुल ही। तो वो रिफॉर्म्स लेके आए मार्केट में। अब उसमें बात करते हैं वो नेचुरल राइट्स की, देन लेजिस्फेयर की, और फिर इनविजिबल हैंड की। वो कहते हैं कि जो जिस तरह से है उसको उसी तरह रहने देना चाहिए, उसकी नेचुरल शेप में। जो मार्केट है उसको उसकी नेचुरल शेप में रहना देना चाहिए। कोई भी इन्वॉल्वमेंट, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना किसी और तरफ से उसकी इन्वॉल्वमेंट मार्केट में होनी चाहिए। फिर वो दूसरी बात करते हैं लेजिस्फेयर का। लेजिस्फेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में किसी भी तरह की एक्सटर्नल जो इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट की वो नहीं होनी चाहिए। फिर वो तीसरी बात जो करते हैं वो इनविजिबल हैंड की करते हैं। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि जब वो खुद ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि जब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी मार्केट में, जो मार्केट है वो सेल्फ रेगुलेटरी होगी। लेकिन वो किस तरह से सेल्फ रेगुलेटरी होगी? जब कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता मार्केट में, तो मार्केट को रेगुलेट किस तरह किया जाएगा? वो इनविजिबल हैंड की बात करते हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए। वो कहते हैं कि जो सेलर और बायर का जो रिलेशनशिप होता है वो मार्केट को रेगुलेट करता है, वो इनविजिबल हैंड है, वो ना नजर आने वाला हाथ है जो मार्केट को रेगुलेट करेगा, मार्केट को चलाएगा। क्योंकि दोनों तरफ जो है वो इंटरेस्ट हैं, सेलर के भी इंटरेस्ट हैं, बायर के भी हैं, तो वो एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, या वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ चलेंगे, और कॉपरेशन ही मार्केट को चलाएगा। ये उनका कॉन्सेप्ट है। फिर इसके अलावा उन्होंने और कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने लेबर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक प्रोडक्टिव लेबर और एक अनप्रोडक्टिव लेबर। अब उनके नज़दीक जो दुनिया में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस टाइम पे हो रहा था, उन्होंने कहा कि वो प्रोडक्टिव लेबर जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है, जो चीज़ों को बनाती है, जो गाड़ियाँ बना रही है या कुछ और भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं। और अनप्रोडक्टिव लेबर वो है जो सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। उनके मुताबिक जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो प्रोडक्टिव लेबर करती है, ना कि अनप्रोडक्टिव लेबर करती है। लेकिन अब के दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, अब इस दौर में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दुनिया में, वो प्रोडक्टिव लेबर से नहीं बल्कि अनप्रोडक्टिव लेबर से आप कह सकते हैं। यानी कि वो प्रोडक्शन से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सर्विसेज से हो रहा है, वो फ्रीलांसिंग से हैं, और बहुत सी सर्विसेज हैं दुनिया में दी जा रही हैं, उनसे वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट उनकी तरफ से हैं कि मार्केट जो मार्केट है वो सेल्फ रेगुलेटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन उसमें नहीं होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। एक और चीज़ कि जो एक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू किस तरह से डिटरमिन होगी, वो तरीकाकार उन्होंने बताया। उन्होंने फिर बताया कि एक नेचुरल वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, और एक होती है मार्केट वैल्यू। नेचुरल वैल्यू क्या है कि जब चीज़ बनती है उसमें जितना भी टाइम कंज्यूम होता है, लेबर कंज्यूम होती है उसमें, वो जो एक प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं कि ये उसकी नेचुरल वैल्यू है। फिर वो कहते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें और शामिल हो जाती हैं, मतलब उन्हें मार्केट तक ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, फिर और जो है बहुत सारी उसमें चीज़ें शामिल हो जाती हैं, कस्टम ड्यूटी शामिल हो जाती है, टैरिफ शामिल हो जाता है उसमें। ये चीज़ें शामिल करके उसके बाद जो एक प्रोडक्ट की फाइनल कीमत बनती है, जो वैल्यू बनती है, वो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। तो उन्होंने वैल्यू को, प्रोडक्ट की वैल्यू को 2 हिस्सों में तक़सीम किया है, एक नेचुरल वैल्यू उसकी, और एक जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। ये अलग बात है कि एक पॉइंट पे जाके, एक टाइम पे आके उनके ये प्रिंसिपल्स जो उन्होंने बताए थे, वो एक टाइम पे आके कहा जाता है कि वो उस तरह से काम नहीं कर पाए। कुछ एक और थ्योरी सामने आती है इकोनॉमी को लेके, जिसे केनीसियनिज़्म कहते हैं, जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने पेश की। उनके मुताबिक
जो स्टेट है उसकी कुछ हद तक इंटरवेंशन मार्केट में होनी चाहिए, मार्केट को टोटली सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक स्टेट को जो है वो सिर्फ एक वॉचमैन की हैसियत से काम नहीं करना चाहिए, और जो कैपिटलिज्म है वो कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म होना चाहिए। ये उनके बेसिक पॉइंट्स थे जो keynesianism में उन्होंने दिए अपनी थ्योरी में जो पेश किया उन्होंने। अब keynesianism के जो प्रिंसिपल्स थे इन्हीं को बेस बनाते हुए एक कॉन्फ्रेंस होती है 1944 में, आई थिंक ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के लिए प्रपोजल्स आए। वो इन्हीं के प्रिंसिपल्स पे बेस करते हैं, जिससे आईएमएफ बना, जिससे वर्ल्ड बैंक बनाया, फिर उसके बाद जिससे डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी है। तो ये चीज़ें उन्हीं के प्रिंसिपल्स पर बेस करते हुए इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए इकोनॉमी में ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वजूद में आई, keynesianism के प्रिंसिपल्स पे बेस करते हुए। ये तो वो चीज़ें थी जो इंटरनेशनल लेवल पे उनके प्रिंसिपल्स पे बेस करते हुए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन अगर स्टेट के लेवल पर इनके प्रिंसिपल्स पर जो काम किया गया वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है, नंबर 1 कि जो स्टेट की स्पेंडिंग है वो मार्केट में बढ़ाई जाएगी। नंबर 2 कि स्टेट की जो रेगुलेशन है मार्केट में उसको ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और जो थर्ड प्रिंसिपल जो स्टेट के लेवल पर उनका था कि जो टैक्सेशन है उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो फ़ील्ड्स हम लोगों ने देखी हैं, इन तीनों में जो आज हालात हैं यूरोप में आप देख रहे हैं, उनकी जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो उनकी प्रोग्रेस देख रहे हैं, वो इस तरह से नहीं थी। अगर आप 16वीं सदी से पहले देखते हैं, ये सारी डेवलपमेंट जो है, ये सारी रिफॉर्मेशंस जो हैं, ये इन्हीं 3 जो फिलोसोफर्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन के बाद आई हैं वहाँ पे। अगर रिलीजन के हवाले से हम लोग देखते हैं, तो उसमें मार्टिन लूथर का नाम बहुत प्रोमिनेंटली आपको सामने क्रिश्चियनिटी में नज़र आएगा। कि उसने चर्च को पॉलिटिक्स से अलग किया, जो मोनोपोली थी चर्च की उसको ख़त्म किया। अगर पॉलिटिक्स में देखते हैं तो पॉलिटिक्स में रिफॉर्म्स कौन लेके आए? जॉन लॉक ने बहुत सारे न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस उसमें करवाया, जो आज की दुनिया में, जो आज आज की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी आप लोग देख सकते हैं। वही प्रिंसिपल्स हैं जो जिन पे सारी गवर्नमेंट्स जो हैं, जो पूरा आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बेस करता है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई कि सिर्फ चंद लोगों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए मार्केट में, आम लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट का या उसमें पार्टिसिपेशन का हक मिलना चाहिए। तो उसके बारे में एडम स्मिथ का नाम आता है। एडम स्मिथ जिन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहते हैं, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो किसी भी कौम के लिए किसी भी सिस्टम में फाइनली ये कहा जा सकता है कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो किसी भी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। रेफॉर्मेशन की हमेशा उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है, उसकी तसीह करनी, उसको मज़ीद एडवांस लेवल पे लेके जाना, उसमें जो गलतियाँ हैं उसको सुधारना, ये चीज़ें, ये गुंजाइश हर सिस्टम में कहीं ना कहीं रहती है। हम कह सकते हैं कि इनकलाब, जो सॉफ्ट इनकलाब होता है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है, ना कि जो खून रेजी से आए। हम इसका इख्तिताम अली सरदार जाफरी के इस खूबसूरत शेर से करते हैं कि इनकलाब आएगा रफ्तार से मायूस ना हो, इनकलाब आएगा रफ्तार से मायूस ना हो, बहुत आहिस्ता नहीं है जो बहुत तेज़ नहीं।